चलो 75% बैटरी रहेगी। 82 से स्टार्ट किया था। हटा लो ना इसको, एक दो किसको फोन गत्ते पीछे वाले गत्ते मुश्किल नहीं पड़ रहा। चल शुरू करें, वो रिकॉर्डिंग चल रही कोई बात नहीं, तो वहाँ जहाँ से हम शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करें। सही हो गया, सेटिंग हो गई हमारी। है। शेडिंग ये तो आफ्टर उस पर चलेंगे ना, इस पे बैक स्टेज। ये सब बैक स्टेज पे चलेगी, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अच्छा वो अस्सलाम वालेकुम भाई एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोलर सिस्टम के बारे में है। सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, आखिर ये चक्कर है क्या, ये बिजली बना कैसे सकते हैं हम एज अ होम ओनर या एज अ इंडस्ट्री वायर या एज अ कमर्शियल, क्या चक्कर क्या है, चल भी सकती हैं, बड़ी मशीनें इस पे चलती हैं, नहीं घर पे चल सकता है कि नहीं, कितनी बचत कर सकता है, क्या है क्या। तो पूछेंगे आज हम सोलर सिस्टम के बारे में। बताइए फवाद साहब, ये सोलर सिस्टम आखिर बिजली बनाता कैसे है? क्योंकि जो हमारे दिमागों में है या हमारे जो जहनों में है कि जी बड़े बड़े जनरेटर्स होंगे और उसमें हम पेट्रोल डालेंगे, टरबाइन घूमेगी, वो बिजली बनाएगी, हमारे तक आएगी, अभी तक तो हम यही देखते रहे हैं। तो आखिर ये सोलर सिस्टम है क्या चीज़? तो ये पुरानी है, कोई नई तो नहीं है। पुरानी है, 60s 70s की रिसर्च है नासा की सोलर पैनल्स के ऊपर फॉर सैटेलाइट्स। वहाँ से R&D से स्टार्ट हुआ सिस्टम है। तो ये नॉन मूविंग पार्ट्स की बिजली की जनरेशन है। तो सन की रेज़ में फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स स्ट्राइक करते हैं सोलर पैनल्स के सिलिकॉन लेयर्स के ऊपर। तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है, उसको आप हार्नेस कर सकते हैं सर्किट में घुमा के, उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर लें। तो कोई जादू का निज़ाम नहीं है, बड़ा सीधा सीधा निज़ाम है, बट विदाउट एनी मूविंग पार्ट्स है। तो बहुत थोड़े से मैकेनिज़म्स हैं जो विदाउट मूविंग पार्ट्स बिजली जनरेट कर लेते हैं। जो आपका न्यूक्लियर पावर है वो भी मूविंग पार्ट्स के थ्रू ही जनरेशन होती है। तो सोलर एक तो ये फ़ायदा है कि सोलर स्केलेबल है, छोटे लेवल पे भी प्रोड्यूस कर सकता है, बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा विदाउट मूविंग पार्ट्स करता है। तो विदाउट मूविंग पार्ट्स में फ़ायदा ये होता है कि मेंटेनेंस और कॉस्ट बढ़ जाती है। मूविंग पार्ट्स नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगी, तो कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, कोई ग्रीसिंग नहीं करनी, कोई रूटीन मेंटेनेंस पार्ट्स को खोल के बुशेज़ और कार्बन ब्रशेज़ वो चेंज नहीं करनी। तो जादू वादू कोई नहीं है, बड़ा सीधा सा हिसाब है। जो सन की रेज़ हैं उसमें एनर्जी होती है, उसको हार्नेस करते हैं, वो सोलर पैनल्स के थ्रू हार्नेस होती हैं और वो फिर कन्वर्ट की जाती हैं थ्रू द इन्वर्टर। एक इन्वर्टर डिवाइस होती है, वो उसको कन्वर्ट करती है यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी में। तो क्योंकि जो आपकी घर की बिजली है उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी है स्पेसिफिक, उसके कुछ स्पेसिफिक वोल्टेजेस हैं, तो उसको मॉड्यूलेट करना होता है, उसके पैरामीटर्स चेंज करने होते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली करता है, उसमें किसी ने कुछ चेंज नहीं करना होता। और सबके घरों की पाकिस्तान में एक ही जैसी बिजली आती है, तो वोल्टेज सबका एक ही होना चाहिए, सबके एक ही जैसे फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो इन्वर्टर का काम है। तो बस सीधा सा हिसाब है। यही हाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक में भी होता है। जो पानी आ रहा होता है उससे टरबाइन घूमती है, तो टरबाइन एक बेसिक एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है इलेक्ट्रिसिटी। अब उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इन्वर्टर्स या बाकी और डिवाइसेस होती है जो उसको मॉड्यूलेट करके अकॉर्डिंगली, अब अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोड्यूस करी है तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। अगर वो कमर्शियल यूज़र के लिए है तो उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे। अगर वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए तो उसके पैरामीटर्स और डिफरेंट होंगे। बस ये होता है, बाकी तो बड़ा सीधा सा हिसाब है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कोई कौन सा यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा? कोई लिमिटेशन नहीं है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी यूज़ कर ले। बाकी वो वेरी ये करेगा कि जो द टाइप ऑफ इन्वर्टर दैट विल बी चोजन, बस उसमें फ़र्क होगा। बाकी कनेक्शंस में फ़र्क होगा, स्केलेबिलिटी में फ़र्क होगा। कोई घर पे लगा रहा है तो वो अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगा लेगा, इंडस्ट्रियल लेवल पे लग रहा होगा तो फिर अपलिफ्ट स्ट्रक्चर नहीं लग रहा होगा, वो ज़मीन पे लगा रहे होंगे, वो L2 गेज स्ट्रक्चर पे लगा रहे होंगे, वो टिल्ट्स पे लगा रहे होंगे। तो इंस्टॉलेशन में फ़र्क आएगा, कन्फिगरेशन में फ़र्क आएगा, कितनी कैपेसिटी आपने प्रोड्यूस करी है, कितनी करेक्शन करें, उसमें फ़र्क आएगा। द टाइप ऑफ इक्विपमेंट दैट यू चूज़, इन्वर्टर्स, उसमें फ़र्क आ जाएगा। बाकी पैनल्स तो वही हैं सबके, वो सिंपल पैनल्स हैं। पूरी दुनिया में एक ही तरह के पैनल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक दो टाइप्स के, सब वही यूज़ करते हैं। क्योंकि हमने हाईवेज़ पे देखा है लोगों ने एक एक पैनल लगाए होते हैं, साथ एक बैटरी लगाई होती है, वो एक पंखा चला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमने जो है बड़ी बड़ी सीमेंट फैक्ट्रीज और उसमें देखा हुआ है कि वो मेगावाट के मेगावाट लगे हुए होते हैं। बिल्कुल, तो ये कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो बेसिक यूनिट ऑफ जनरेशन है ना, जिसके थ्रू जनरेशन होनी है, वो है सोलर पैनल। तो जो छोटे लेवल पे हाईवे के ऊपर जिन्होंने एक एक दुकान के अंदर पावर दी हुई है, एक पंखे एक लाइट को, तो बेसिक यूनिट उन्होंने भी वो सोलर पैनल ही रखा है, लेकिन उसके आगे उन्होंने इन्वर्टर नहीं लगाया। उन्होंने किया ये कि वो क्योंकि सोलर पैनल DC इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उसके आगे उन्होंने DC अप्लाइंसेस लगा दिए।
अब उनका लोड है ही इतना थोड़ा, एक पंखा और एक बल्ब है, तो उन्होंने बजाय से कि इन्वर्टर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने एक पंखे और एक बल्ब पे इन्वेस्टमेंट कर दी और वो लगा लिए डीसी वाले, बजाय से कि वो मॉड्यूलेशन करते और पैरामीटर्स में वेरिएशन लाते। भाई इतना सा हिसाब है। अब क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे या रेजिडेंशियल लेवल पे आप सारी अप्लाइंसेज तो चेंज नहीं करना चाहते ना, तो बजाय से कि आप सारी अप्लाइंसेज डीसी लगाएं, सारे पंखे चेंज करें, फिर एसी एयर कंडीशनिंग चेंज करें, डीसी वाले लगवाएं, तो वो वाइबल नहीं रहता। उससे बहुत सस्ता पड़ता है कि घर के लेवल पे आप रेजिडेंशियल लेवल पे डीसी इन्वर्टर लगवाएं। इन्वर्टर करता ही है कि डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। वो जो बात हो रही थी कि सोलर पैनल ने तो प्रोड्यूस कर देना करंट आपका, अब उसके जो पैरामीटर्स जो चेंज करने हैं वो इन्वर्टर ने करने हैं। वो इन्वर्टर का काम यही है, क्योंकि प्रोडक्शन डीसी इलेक्ट्रिसिटी की होती है, लेकिन होम कंजम्पशन जो होती है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी की होती है। जो के इलेक्ट्रिक या वापडा आपको सप्लाई करता है वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करता है, तो इन्वर्टर आपको उसमें मॉड्यूलेट कन्वर्ट करके दे देता है। तो देयर इज़ नो लिमिट टू हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड। बड़ा सिंपल सा हिसाब है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतने पैनल्स लगा लें, आगे उसी के इक्विवेलेंट कैपेसिटी या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर लगा लें और वो आपको एसी इलेक्ट्रिसिटी दे देगा। आगे आपने जिस चीज़ को पावर देनी है दे लें। अब अगर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में जाएंगे जिसमें लोड हाई टॉर्क की डिवाइसेस होंगी तो उसके फिर अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। बाकी रेजिडेंशियल लेवल पे तो कोई टेंशन नहीं। तो ये बेसिकली सिस्टम फ़ायदेमंद किसके लिए है? क्योंकि बिजली तो हमें 24 घंटे चाहिए और सोलर जो है, जो सन है, वो तो अगर सुबह 8-9 बजे निकलता है तो 5-6 बजे और हो जाता है। तो ये तो मैक्स 8 घंटे 9 घंटे की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे तो 24 घंटे बिजली चाहिए, मैं क्या करूँगा? मुझे कोई फ़ायदा है कि नहीं है? हाँ, इसमें 2-3 तरह सोचने का। एक तो ये कि आपने अपना बिजली का बिल कम करना है। तो अगर आपने बिजली की कंजम्पशन कम करनी है, जो आपको बिल्ड यूनिट्स आ रहे हैं आपकी डिस्को के थ्रू, तो बिल्ड यूनिट्स आपके 9 घंटे में भी कम हो जाते हैं। उसमें एफिशिएंटली आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि जो बेकार का लोड है, जो रात में चलता है और दिन में चल सकता है, उसको आप स्विच करेंगे रात से दिन में। वॉशिंग मशीन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रात में चले और दिन में ना चले, उसको दिन में स्विच कर लें। पानी की मोटर है, अगर दिन में पानी आता है तो दिन में स्विच कर लें आप। ऐसे एयर कंडीशनिंग यूनिट्स जो दिन में चल सकते हैं उनको चला लें। रेफ्रिजरेशनल डिवाइसेस जो हैं उनको भी दिन में चला लें। उनमें दिन में ज़्यादा आप रेफ्रिजरेशन कर लें ताकि रात में आप कुछ टाइम ऑफ कर सकें अगर मैनुअली करना चाहें। डीप फ्रीजर्स दिन में तो लाजमी ऑन होने चाहिए ताकि उनके अंदर बर्फ़ जम जाए, रात में वो कम कंजम्पशन करें। दूसरा, दिन में कुछ फिक्स लोड तो सबका होता ही है। ऐसे तो नहीं होता ना कि घर की लाइटें सारी लाइट, फैन, टीवी और आयरन शायरन ये तो दिन में होती है, हर घर की होती है। हर घर की होती है। तो उसका भी एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है बिल के ऊपर। वो फील होता है, फील नहीं होता, लगता है पंखे की कोई कंजम्पशन नहीं है, लाइट की कोई कंजम्पशन नहीं है, लेकिन जब वो नंबर ऑफ़ आवर्स से मल्टीप्लाई करें और फिर नंबर ऑफ़ 30 डेज से मल्टीप्लाई करें तो वो सिग्निफिकेंट अपना हिस्सा डालते हैं बिजली का बिल टोटल बनाने में। तो वो तो आपका इम्पैक्ट कम होएगा ना, ऑफसेट तो होएगा। अच्छा, दूसरा, अगर आप चाहते हैं आपने इंडिपेंडेंट जाना है, आपने अपनी सप्लाई कॉरपोरेशन से लेनी नहीं है बिजली, तो उसका फिर दूसरा यही है कि आप नेट मीटरिंग करवा के आप बैटरी एनर्जी स्टोरेज की तरफ चले जाएँ। अब एनर्जी स्टोरेज की जो भी कॉस्ट है एट दिस पॉइंट इन टाइम, वो पहले से तो बहुत कम हो गई है। बैटरीज़ की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है, लेकिन वो स्टिल हायर देन व्हाट द सप्लाई कॉरपोरेशन सप्लाइज यू इलेक्ट्रिसिटी एट, उससे फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा ही है। उस पर आप इंडिपेंडेंट भी तो होगा ना, इंडिपेंडेंट की कॉस्ट तो हमेशा रहेगी। बिल्कुल इंडिपेंडेंस की कॉस्ट है। आप अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में इंडिपेंडेंस लेना चाहें जनरेटर के थ्रू, तो वो भी महंगा ही पड़ता है ना। सप्लाई कॉरपोरेशन तो क्योंकि बल्क में सप्लाई कर रही है, वो तो मिनिमल रेट्स पे करती है, तो इसमें यह है कि इंडिपेंडेंस रहेगा। तीसरा सोल्यूशन जो वो ये है कि आप स्टोरेज की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन एज अ स्टोरेज, एज अ रिसीविंग डिवाइस, आपकी इलेक्ट्रिक या अपनी सप्लाई कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसको आप यूनिट्स बेचना शुरू कर दें। तो वो एक तीसरे टाइप का सिस्टम होता है। उसमें आप एक्स्ट्रा अपना जो सिस्टम है उसको ज़्यादा बड़ा लगवाते हैं। आपकी अगर डिमांड है 5 की तो आप लगवाते सिस्टम 10, 15, 20 का है। जितना आपकी ज़रूरत होती है वो यूनिट आपको आना शुरू हो जाते हैं, बाकी आप सप्लाई कॉरपोरेशन को बेचते हैं। तो उससे जो बेनिफिट मिलता है, आप जो यूनिट बेचते हैं अपनी सप्लाई कॉरपोरेशन कंपनी को, उसके एवज वो पैसे देते हैं आपको। इक्विवेलेंट पैसे नहीं देते, जितने पे आप उनसे ख़रीदते हैं उस पैसे में और जितने पे वो आपसे ख़रीदते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो यूनिट देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं? नहीं, पैसे वो ऑफसेट करते हैं। वो यूनिट्स को ऑफसेट करवा के जितने यूनिट आपने प्रोड्यूस करे हैं उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करके जो उन्होंने सेट किया है आपसे ख़रीदने का, उतने पैसे को उस पैसे से लेस कर देते हैं जितना आपने उन्हें देना था।
एक तो एग्जांपल क्या हमें कितने का देते हैं और वो कितने का खरीदते हैं? अब एज एन एग्जांपल ले लें, आपको एज ए रेजिडेंशियल कंज्यूमर हो सकता है 33 रुपये का बिल आ रहा हो पर यूनिट, फाइनल यूनिट रेट है, इसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। तो फाइनल यूनिट रेट अगर आपको 33 रुपये का आ रहा है जो आप कंज्यूम करते हैं, तो आपको जो नेट मीटरिंग का बेनिफिट का रेट आएगा वो 14, 15, 11 से 18 के दरमियान में कहीं भी आ सकता है। हाफ द प्राइस हो गई तकरीबन, रफली हाफ द प्राइस होती है। अब उसका भी जो फार्मूला सेट है वो बहुत क्लियर नहीं है, वो वेरी करता है ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर, फीडिंग यूनिट्स, वो फीडर पे वेरी करता है। ओके, इलेक्ट्रिक का अपना मैकेनिज्म है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि किसको क्या रेट देना है। पर अगेन अगर दूसरी तरह देखें तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है, या तो हम उसको ज़ाया कर रहे होंगे या बना नहीं रहे होंगे, या हम बैटरी में डाल के यूज़ नहीं कर रहे होंगे, तो उससे बेहतर है कि आज रेटों पे भी अगर के इलेक्ट्रिक या जो भी है वो ख़रीद रही है हमसे, तो कुछ तो हमें फ़ायदा हो ही रहा है ना, वो तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, डेढ़ पैसे को हम उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी आपका तो कुछ भी नहीं करना ना। आपने अगर आज 5 किलोवाट का सेल्फ कंजम्पशन के लिए सिस्टम लगवाया है तो भी आपने कुछ नहीं करना, सेल्फ कंज्यूम कर लिया। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए 5 किलोवाट रखा था और 5 किलोवाट का और सिस्टम, टोटल 10 की कैपेसिटी का सिस्टम आपने लगवाया है, तो सेल्फ कंजम्पशन भी ऑटोमेटिकली हो रही होगी और जो नेट मीटरिंग है वो भी ऑटोमेटिकली हो रही होगी। उसमें आपका कोई इनपुट है ही नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आपने जाके किक मारने हैं और पेट्रोल लेवल चेक करना है, फ्यूल लेवल पूरा हो, फ्यूल कम ना हो जाए, सिस्टम ट्रिप कर जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अनलेस के सिस्टम ओवरहीट कर जाए, मेंटेनेंस ही ना करें साल साल, या कोई मेल फंक्शन आ जाए। इसकी मेंटेनेंस है क्या वैसे? कोई मेंटेनेंस नहीं है। सोलर पैनल्स को साफ़ होना चाहिए, और डिपेंड करता है आपकी फैसिलिटी पे। आप अगर मेन रोड के पास रहते हैं और हैवी ट्रैफिक गुजरता है तो मिट्टी ज़्यादा आएगी, तो आपने वंस एवरी 10 डेज़ उसको वॉश करना है ताकि उस पर मिट्टी ना हो। तो नॉर्मल वॉश करना है, कैसे वॉश करना है? आप किसी भी तरह वॉश कर सकते हैं, गीले कपड़े से कर सकते हैं अगर मिट्टी उतर जाती है। अगर आपके यहाँ डस्ट है ही नहीं, आप सूखे कपड़े से कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा मिट्टी आ रही है तो आप पानी से वॉश कर लें, क्योंकि सिस्टम जो पूरा एल्युमिनियम, सोलर पैनल्स का जो फ्रेम है वो तो एल्युमिनियम का है, तो वो रस्ट होती नहीं है। जो सेंटर में है वो ग्लास है, वाटरप्रूफ ग्लास है। नीचे जो सिलिकॉन की लेयर है उसमें पानी जाता नहीं है। जो बैक है वो प्लास्टिक की है, जो वायर्स हैं वो पीवीसी कोटेड है, पैक्ड है पूरा पैक। और जो फ्यूज़ बॉक्स है वो भी सिलिकॉन और प्लास्टिक से, पीवीसी से पैक्ड है। तो पानी इम्पेनेट्रेबल है, ऐसे नहीं जाता। अगर कोई डैमेज हुए, कोई फायर आके लगे, कोई बुलेट आके लगे, या कोई पत्थर गिरे, तो वो क्रैक होता है या टूटता है और फिर पानी अंदर जाता है। ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं जाता। तो आप वॉश कर लें, और वॉश पानी से कर लें, उसको पैनल को तो कुछ भी नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर को भी कुछ नहीं होता। और क्या है इसके अलावा? पैनल वॉश कर लिया और बाकी मूविंग पार्ट तो है कोई नहीं। मूविंग पार्ट आपके इन्वर्टर के अंदर 2 पंखे लगे हुए होंगे उसकी कूलिंग के लिए, हीट सिंक होगा और हीट सिंक के ऊपर 2 फ़ैन लगे हुए होंगे ताकि हीट डिसिपेशन हो। तो वो जो फैंस है उसमें मिट्टी एक्यूमुलेट कर जाती है, जो डस्ट होती है वो एक्यूमुलेट कर जाती है। तो इन्वर्टर लगाते हुए किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ मिट्टी कम हो। दूसरा, उसमें अच्छी वेंटिलेशन हो। तीसरा ये कि उसको आप ब्लोअर से पीरियोडिकली साफ़ करते रहें, हर हफ्ते साफ़ कर लें, महीने में एक दफ़ा कर लें, डिपेंडिंग ऑन हाउ डस्टी योर एनवायरनमेंट इज़। तो उससे ये होता है कि जो कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ द इन्वर्टर है वो बढ़ जाती है, और जो कंपोनेंट्स के फेलियर के चांसेस है ड्यू टू ओवर हीटिंग वो ख़त्म हो जाते हैं। भाई यही मेंटेनेंस है इसकी। असल में इन्वर्टर चल भी तो 24 आवर्स रहा है ना, तो उसकी मेंटेनेंस फिर उस हिसाब से महीने वाइज इसलिए भी हो जाती है कि उसकी रनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। और बाकी बड़ी बेसिक सी मेंटेनेंस है तो कंप्यूटर ही ना, बिल्कुल। तो कंप्यूटर की तरह ही आप उसे ट्रीट करेंगे कि उसमें मिट्टी ना आ जाए, चोक ना हो जाए, कोई जाले वाले ना लग जाए, मकड़ी ना आ जाए, जो कि हो रहा होता है मार्केट में। तो लिजर्ड आई हुई थी, याद है? एक का तो खोला था, उसके अंदर घूम रही थी, उसकी वजह से उड़ गया था उसका। हमने क्यों बोला? तो ये तो तस्वीरें आई हुई होती है मार्केट में, उससे पता चल जाता है। सही बात। तो बाकी मूविंग पार्ट कोई नहीं है। गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, इससे ज़्यादा होती है। गाड़ी का जनरेटर जो है, इसकी ऑल्टरनेट जनरेटर ही था ना इससे पहले, तो उसकी मेंटेनेंस ही होती थी। कोई ना कोई सील उड़ी हुई है, या उसमें पेट्रोल डालो, हीटअप हो रहा है, कोई एक मसला, कोई दूसरा, तार हिल गई, तो ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे कमर्शियल ऐसी चीज़ें हैं जो चलती ही सिर्फ दिन में हैं, उनके लिए कितनी बचत है? देखो ना, घर पे तो हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, बहुत सारी जगहों पे हमें 24 घंटे चाहिए, बहुत सारी जगहों पे तो हमें 24 घंटे चाहिए ही नहीं। उनका जो रन टाइम है वो सिर्फ दिन का है कि वो सुबह 9 बजे खुले, 5 बजे बंद कर देते हैं। ऑफिस हैं सारे, स्कूल्स हैं सारे, शोरूम्स हैं सारे, और बड़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ सुबह में खुलती हैं। उनके लिए क्या ख्याल है? उनके लिए मोस्ट वाइबल है एज लॉन्ग एज दे हैव रूफ स्टोरेज स्पेस और रूफ एक्सेस और रूफ पे स्पेस है जहाँ पे वो सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं।
क्योंकि एरिया की कवरेज तो चाहिए होती है, कोई फिक्स इसका वो है स्केल है कि इतने स्क्वायर फुट से आप इतनी जनरेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। क्योंकि 21, 22, 23% पे भी बात रुकी हुई है जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी है कि हाउ मच सनलाइट कैन इट कन्वर्ट टू यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी। तो वो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू, वो तो सबके लिए ही है अभी। तो बट इंस्टीट्यूशन विच आर रनिंग ओनली ड्यूरिंग द डे, उनके लिए तो मोस्ट बेनिफिशियल है। दे डोंट नीड टू गो फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज, मीनिंग उनको बैटरीज की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रात में चलना नहीं है। तो ड्यूरिंग देयर ऑपरेशनल आवर्स सन इज़ ऑल्सो ऑपरेशनल, तो वो डायरेक्ट अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं कि बजाय से कि वो डिस्को या अपनी किसी जनरेशन कंपनी से बिजली लें, वो अपनी ही प्रोड्यूस करके अपनी ही यूज़ कर लें। और इन केस ऑफ इमरजेंसी जो सप्लाई कॉरपोरेशन की सप्लाई लाइन है उसको कनेक्ट रखें कि अगर किसी दिन मेंटेनेंस का कोई इशू आ गया, कोई और वजह आ गई, क्लाउडी हो गया, बारिश वाला दिन आ गया, वंस इन अ ब्लू मून जो आता है, तो उसके लिए वो सप्लाई जनरेशन जो सप्लाई कॉरपोरेशन है उससे बिजली ले लें। दूसरा बेनिफिट ये है कि इसी तरह की जो कंपनीज़ हैं जो ड्यूरिंग द डे ऑपरेट करती हैं, उसमें बैंक्स आ जाते हैं। बैंक्स मोस्टली ड्यूरिंग द डे चलते हैं, सुबह 8 से शाम 6, 7, 8 बजे तक 2-3 घंटे की जो बिजली है वो क्या इलेक्ट्रिक से लेके सप्लाई यूज़ कर रहे हैं। स्कूल्स हैं, डेली ऑपरेशन ड्यूरिंग द डे ऑपरेशन होते हैं। बैंक्स हो गए, इंडस्ट्री है जो रातों को चलती हैं, कुछ इंडस्ट्री जो दिन को चलती हैं। इंडस्ट्री लेवल पे भी काम हो रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे भी आप बिल्कुल इसी तरह कनेक्ट। बहुत सारी प्रोडक्शन तो अभी एक ही उस पर शिफ्ट पे चल रही है ना। बिल्कुल, डेयरी फार्म्स हैं, चिकन फार्म्स तो चले, पोल्ट्री फार्म्स तो ड्यूरिंग डे एंड नाइट चलता है, बट डेयरी फार्म्स तो दिन में उनकी ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, रात में ऑपरेशन बहुत कम हो जाते हैं। तो बिल्कुल बहुत बेनिफिशियल है। मेजॉरिटी जितने इलेक्ट्रिसिटी आप खुद जनरेट करके अपना यूज़ कर लेंगे उतना बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। जितना आप सप्लाई कॉरपोरेशन को बेच के बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो 50% वो एट फ्रैक्शन ऑफ द बेनिफिट आप उठा रहे होते हैं, बट स्टिल बेटर देन नथिंग। अब पाकिस्तान कितना पीछे है इस चीज़ में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज़ है आपके पास, वहाँ देखा हुआ भी है आपने, जो यहाँ पे है उससे अगर कंपेयर करें जो कनाडा में है, जो अमेरिका में है, उनसे अभी हम कितना पीछे हैं जनरली, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, रूट लेवल, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे। दो तीन मसाइल तो जो हमेशा से यहाँ के रहे हैं, काउंटरफिट प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत आम हो जाती हैं। कंज्यूमर के पास नॉलेज और उसको नॉलेज जो देने के ज़राए हैं उनकी लिमिटेशन है। तो जो इस तरह के मसाइल हैं वो तो हर इंडस्ट्री में है, वो गाड़ियों के सेक्टर में है, मोबाइल फ़ोन्स, वो तो हर सेक्टर में प्रेवलेंट है ना कि ये मसाइल तो हैं। कंज्यूमर को पता ही नहीं उसने क्या लेना है, या उसको ये नहीं पता कि इसका ऑल्टरनेट क्या है, किस में बेनिफिट ज़्यादा है। जो इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के ज़्यादा मसाइल हैं वो ये है कि रेगुलेटेड नहीं है। जो कंपनीज किधर ले लोग आप पूरी ना करते हैं। बुरी तो नहीं कर रहे, तो बुरी क्यों कर रहे थे? मैं तो इसलिए बोल रहा था कि लोग अभी यहाँ पे बहुत आराम से समझ रहे हैं, उनका 2 साल पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पहले लोगों को समझने में मुश्किल था, वो उनको पता नहीं चल रहा था ये वाकई काम करता है कि नहीं। मैं तो इस साइड पे ले जाना था, तो उनके पीछे पड़ गया। तो रुको ज़रा, देखो कितने मिनट हो गए, दोबारा कर लेते मिनट कितने हो गए, 10 हो गए। देख तो आओ। 18 मिनट हो गए, देखा ना, 18 मिनट 20 मिनट कर लें आराम से। दोबारा कुछ हाँ, जो आपका सवाल था कि यहाँ पे क्या किस तरह हम पीछे हैं बाकी मुल्कों से, और इस टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में हम क्यों नहीं फास्ट पेस से हम क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। वो यही वजह है कि कंज्यूमर को अभी ट्रस्ट ही नहीं है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी नई है हमारे लिहाज से, वैसे तो काफ़ी पुरानी है, हमारे लिहाज से थोड़ी नई है। दूसरा, हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा, यहाँ पे फ्रॉड भी होता है। वो अजीब सी टेक्नोलॉजी ले आते हैं और उसको बोलते हैं जैसे यही सोल्यूशन हर चीज़ का निकला है। वो पेट्रोल का सोल्यूशन निकला था पानी वाला, तो वो पानी से गाड़ी चलने लगा, पानी से गाड़ी चलती थी। तो वो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं इस मुल्क में। CNG लाए, फिर वो CNG ख़त्म हो गई, पूरी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई CNG के पीछे। कोई इंडस्ट्री अब CNG है ही नहीं। तो दूर नहीं सोचते ना। हाँ, तो 10 साल का सोचा और बस ख़त्म कर दिया। बिल्कुल। तो वो एक पूरी जो इंडस्ट्री थी वो बेचारी अब बैठी देख रही है एक दूसरे को, और जो जिस कंज्यूमर ने उस लाइन के पीछे लगा कि हम चलो हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, बेनिफिट होएगा, अब वो भी देख रहा है एक दूसरे को, क्योंकि उस इंडस्ट्री को पूछने वाला अब कोई नहीं। तो इसमें भी ऐसे ही है, लोगों को डर लगता है, इसीलिए है कि पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा। तीसरी बात ये कि थोड़ी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है। ये हज़ारों वाली चीज़ नहीं है, 1-2 लाख रुपए वाली चीज़ नहीं है ना। अगर आप छोटा सिस्टम भी लगवाएं तो वो चंद 1 लाख का लगता है, 4-5-6 लाख का लगता है। तो अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है।
चौथा ये कि फाइनेंसिंग अवेलेबल ही नहीं है इस मुल्क में उस तरह की जो बाहर अवेलेबल है। तो फाइनेंसिंग में ये होता है कि कंज्यूमर को बहुत सारा वो मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाती है कि इनिशियल अपफ्रंट पैसे कोई नहीं दिए किसी को तो कोई पैसे लेके भाग ही नहीं सकता। तो और जो फेमिलियराइजेशन पीरियड होता है 1 महीने की इंस्टॉलमेंट दी फाइनेंसिंग अमाउंट की, तो वो 1-2 महीने में कस्टमाइज़ हो जाता है सिस्टम से, और उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उससे भी उसको भी पता लग जाता है उसे, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है 2-3 महीने में। और उसको इनिशियली कोई बहुत बड़ा बर्डन भी नहीं लगा कि भाई अब 6-8 लाख 15 लाख 50 लाख मैंने देने हैं, तो मैं पहले 1 साल पैसे जमा कर रहा हूँ। तो वो तो वैसे ही दिमागी तवाज़ुन आउट हो जाता है उसका कि मैंने अब 1 साल पैसे जमा किए हैं, मेरे साथ धोखा हो जाए, ये चीज़ चले ना, ये सब स्टैंडर्ड चीज़ हो, ये जेन्युइन ना हो, ये उतनी प्रोडक्शन ना करे जितनी मुझसे प्रॉमिस करी जा रही है। मोस्टली तो यही इशू आता है ना कि वो कहते हैं कि जितना कह रहे हो उतना बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये किसी का बनाता भी है कि नहीं बनाता है, क्योंकि अभी चीज़ इतनी आम हुई नहीं है ना, तो और- उनको यही डर लगता है। अच्छा वैसे फाइनेंसिंग तो स्टेट बैंक ने अलाउ करी हुई है 6% पे, पर जो प्रोसेस है वो इतना कोई इजी नहीं है ना बिल्कुल। जितना बाहर था। तो ऑस्ट्रेलिया में तो लोगों को घरों में से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था, घर पे ही आए और एग्रीमेंट हो गया और बस आपके घर पे लग गया और इंस्टॉलमेंट जारी हो गई आपकी। बिल्कुल। अब ये और यहाँ पे आप बैंक के बाहर धक्के खाते रहो। अब ये बैंकिंग निज़ाम की लैकिंग है, हाँ इसमें कंज्यूमर की भी गलती नहीं है, इसमें किसी और इंडस्ट्री की भी गलती नहीं है, इसमें बैंकिंग निज़ाम की कोताही है कि वो अपने पैसे सिक्योर करवाने के लिए मसाइल भी हैं, वो पैसे ना सिक्योर कराएं तो लोग पैसे देते ही नहीं हैं उनके, लेकिन उससे एंड रिज़ल्ट ये है कि फाइनेंसिंग अडॉप्ट नहीं हो पाती, वो किसी भी सेक्टर में हो। तो यही मसाइल है, तो बहुत बड़े मसाइल नहीं हैं। ओवर टाइम ये चीज़ें ग्रेजुअली ओवरकम हो रही हैं, अडॉप्शन टेक्नोलॉजी की आ रही है। मोबाइल फ़ोन की अडॉप्शन बहुत जल्दी आई क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम थी, बट स्टिल प्रोडक्ट की वैल्यू कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स थोड़ी ज़्यादा थी, और जितनी वैल्यू ज़्यादा हो प्रोडक्ट की उतनी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में टाइम लगता है, क्योंकि ख़रीदना तो मेजॉरिटी मिडिल क्लासेस नहीं है ना, तो अपर क्लास जो है वो तो पैसे लगा के ख़रीद लेती है, फिर वो एक्सपेरिमेंट भी कर लेती है, ट्राई भी कर लेती है, और अगर कोई झोल आए कोई इशू आए तो वो बर्दाश्त भी कर लेती है। मिडिल क्लास को तो झटका लग जाता है अगर उसकी इन्वेस्टमेंट आगे पीछे हो जाए। तो जैसे जैसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस सर्कुलेट करेंगे मीडिया में या Word of mouth से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो सोशल सर्कल्स में बात फैलेगी कि हाँ जी चीज़ प्रूवन है, काम करती है, बेनिफिट देती है, अडॉप्शन बढ़ेगी, और फ़ायदा सबका ही होगा, इंस्टॉलर का होगा, इंपोर्टर का होगा, कंपनीज़ का होगा, मैन्युफैक्चरर्स का होगा, सप्लाई कॉर्पोरेशंस का होगा कि उन पर लोड कम आएगा, उनको कम जनरेट करना पड़ेगा, और कंज्यूमर का तो होगा ही होगा, उसका तो बिजली बिल कम होगा, और मुल्क का भी होगा, उनका होगा, तो पेट्रोल कम खरीदना पड़ेगा, डॉलर के जो मसले चल रहे हैं इस मुल्क में वो कमी हो जाएगी। बिल्कुल, फर्नेस और इम्पोर्ट का एक दफ़ा मैंने लगा, अच्छा इसकी लाइफ क्या है, एक दफ़ा मैंने लगा लिया, मैं पूरा प्रोडक्शन यूनिट अपने घर पे लगा रहा हूँ, जो कि मैं पहले नहीं लगाता था। सही पहले मैंने गवर्नमेंट को दिया हुआ था कि बिजली आपने देनी है, घर में बना लूँगा। सही अब मैं कह रहा हूँ कि बिजली भी मैं खुद बनाऊँगा, तो एक नई चीज़ मैंने अपने सर ले ली है, सही तो उसकी और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करनी है, सही दोनों ड्रॉबैक्स हैं। तो उसमें उसकी लाइफ क्या है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं लूँ, बिल्कुल मैं ना भी लूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सही पर एक तो मुल्क को भी नुकसान हो रहा है, मुझे भी नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट रेट भी बढ़ाया जा रहा है, बिजली का यूनिट भी महंगा आ रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है मुझे, और फिर उसकी लाइफ है कि नहीं है। अब एज लॉन्ग एज द प्रोडक्ट्स दैट यू बाय आर जेन्युइन हो और ग्रेड ए हो, T/Tier 1 हो, मतलब दे शुड बी फ्रॉम रेप्यूटेबल ब्रांड्स एंड दे शुड बी जेन्युइन प्रोडक्ट्स, नॉट काउंटरफिट प्रोडक्ट्स। वो थ्रू आउट द सिस्टम है, वो नॉट ओनली फॉर पैनल्स, नॉट ओनली फॉर इन्वर्टर्स, वो फॉर DC वायरिंग, AC वायरिंग, DV boxes, your SPDs, your AC breakers, your ducting, your pipes, your electrical wire pipes, your screws and all, उनको जंग लग जाता है। आप सस्ते स्टील के वो निकल क्रोमियम प्लेटेड लोकल वाले लगा दें, वो जंग खा जाते हैं, वो जंग खाते हैं DV बॉक्स वगैरह। तो एज लॉन्ग एज योर प्रोडक्ट्स आर ऑल जेन्युइन एंड ऑल A ग्रेड, 25 साल कहीं नहीं गए आपके। और उसमें मेंटेनेंस आपकी ये है कि आपने पैनल्स वॉश करके रखने हैं और आपने इन्वर्टर की टाइमली मेंटेनेंस करनी है, जिस मेंटेनेंस में ये है कि उसमें मिट्टी नहीं आने देनी, हर हफ्ते में उसको ब्लोअर मार के साफ़ करवा लें, और बस ये आपकी मेंटेनेंस है। 25 ईयर्स कहीं नहीं गए, एज लॉन्ग एज कि कोई खुदा न खासा आफत ना आ जाए, कोई बारिश हेल स्टॉर्म ना आ जाए, कोई पथराव ना हो जाए, वरना सिस्टम का है ही क्या, कोई मूविंग पार्ट है ही नहीं जो ख़राब होना है। वो बताया तो फैंस तो हैं आपके, फैंस अगर ख़राब हो जाए तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो कूलिंग के फैंस हैं। तो द सिस्टम इज़ वेरी स्टर्डी, सिस्टम पूरी दुनिया में लग रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बन रहा, ये पूरी दुनिया में लग रहा है, और पाकिस्तान से पहले से लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट पूरा सोलराइज हो चुका है, US में अडॉप्शन थोड़ी कम है, कनाडा में उससे ज़्यादा है, लेकिन कनाडा में सोलर की जो एफिशिएंसी है वो कम है, सनलाइट आवर्स कम होने की वजह से। लेकिन बाकी अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट पूरा अडॉप्ट कर चुका है, पूरा UAE शिफ्ट हो चुका है, एक पूरा
ऑल्टरनेट सिस्टम बन रहा है फॉसिल फ्यूल से हट के मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो अपना ऑयल से डिपेंडेंस कम कर सकें अगले 40 साल 30 साल में। पूरे प्रोग्राम्स बने हुए हैं और उन पर काम हो चुका है, 10-15 साल से काम हो रहा है। तो अब तो वो बिल्कुल उसमें लॉन्च हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स इन इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब वो उनकी ऑपरेशन बिल्कुल वो तो ऑपरेशनल हो चुके हैं। तो ये तो हमें लगता है कि सिस्टम पता नहीं हवा है, ये ख़राब हो जाएगा 5 साल बाद 3 साल बाद। वो चीज़ जेन्युइन हो, लगवाई जेन्युइन तरीके से हो। बाकी पूरी दुनिया में चल रहा है, पूरी दुनिया अडॉप्ट करके बैठी है। हमें तो बेनिफिट है इस मुल्क में कि सनलाइट आवर्स ज़्यादा हैं। सनलाइट आवर्स वर्सेस जो टेम्परेचर इस मुल्क का होता है वो भी ठीक है, अग्रीएबल है। कोई इतनी गर्मी नहीं हो जाती, 50-55 डिग्री नहीं हो जाता कि एफिशिएंसी गिर जाए पूरे सिस्टम की। और जो सनलाइट आवर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और जो सन के अपना जो इक्वेटर के पास हैं थोड़ा, तो वो जो एंगल पड़ता है सनलाइट का वो भी बड़ा हाई परफॉर्मेंस वाला पड़ता है। जितना ऊपर जाते रहें वो उतना सनलाइट की एफिकेसी गिरती रहती है, फोटॉन्स में एनर्जी नहीं होती वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। तो बहुत अग्रीएबल एरिया है, बहुत ऑप्टिमल एरिया है प्रोडक्शन करने का। इशू वही आता है, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए लोग डरते हैं। आज सिस्टम की लाइफ तो बहुत है 25 ईयर्स, तो कंपनीज वारंटी दे रही हैं, अपने पैनल्स की वारंटी दे रही हैं 25 ईयर्स। और वारंटी एक अलग बात है, एक है फील्ड में जो उनकी परफॉर्मेंस रही है इन द पास्ट, ईजिली 20 साल 15 साल से तो वैसे ही चल रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं हुआ। बाकी जो डी रेटिंग होनी है, जो थोड़ी सी परफॉर्मेंस गिरनी है, वो हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस की गिरती है थोड़ी सी, ड्यू टू वेर एंड टेयर नहीं, वो चीज़ों की एफिशिएंसी गिरती है 1-2% हर साल गिरती है। वो हर चीज़ की गिरती है, इंसानों की भी गिरती है, हर डिवाइस की गिरती है। आपका मोबाइल फ़ोन ऐसे ऐसे स्लो होना शुरू हो जाता है, गाड़ी की आपको सर्विस करवानी पड़ती है। रूटीन एक सर्विस अलग होती है, एक 5000 के बाद या 25,000 के बाद या 1 लाख किलोमीटर के बाद एक सर्विस अलग होती है, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस बैक टू नॉर्मल आए। तो इसमें क्योंकि मूविंग पार्ट्स कम है, इसलिए इसकी वो वाली मेंटेनेंस है ही नहीं, बहुत ही थोड़ी सी है। वो फैंस ही हैं, वो खुल के रिप्लेस हो जाएंगे। अगर कोई ओवर हीटिंग की वजह से कोई सर्किट बोर्ड का कोई कंपोनेंट ख़राब होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। बाकी क्या है, सही से प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो सिस्टम को, कुछ भी नहीं होता। सही है। चले, मेरा ख्याल है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही सोलर के मामले में। दोबारा इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू जी।